जी, अभी शुरू करेंगे। आप देखिए, रेस्पिरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों को लेते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स फूड। परंतु कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता। अच्छा, कुछ चर्चाएं करना चाहता हूँ बच्चों, आपने पढ़ाई करके आए हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ये बताइए, रेस्पिरेशन में प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? रेस्पिरेशन में प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। चलो, नहीं आ रहा यार, छोड़ो। बात करते हैं, रेस्पिरेशन में प्लांट्स हैं वो गैस कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन। या बच्चों याद रखिए, अगर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में कोई गैस लेंगे तो ऑक्सीजन होगा, दूसरी कोई गैस यूज ही नहीं करेंगे। तो प्लांट है चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी गैस यूज करेंगे। रेस्पिरेशन आपसे पूछा जाए तो कौन सी गैस लेंगे? वो यूज करेंगे ऑक्सीजन। और CO2 प्लांट्स कौन सी प्रोसेस में यूज करते हैं बच्चों? CO2 यूज करेंगे, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। तो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, दोनों ही तरीके की। फोटोसिंथेसिस तो हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 का यूटिलाइजेशन कर रहे थे और O2 रिलीज कर रहे थे, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज करेंगे और क्या रिलीज करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे। तो सारा प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। हमारा जो कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो कोई भी बच्चा है अपना नाम लेकर के और पढ़ना शुरू करे तो चर्चा करते जाएंगे आगे। जी, तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स ऑक्सीडेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, कि यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है। और जब फूड मटेरियल ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगी बच्चों? एनर्जी रिलीज होगी। अब इस ब्रेक डाउन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर, एंड सम डू नॉट यूज ऑक्सीजन। मतलब अगर ब्रेक डाउन में कोई गैस यूज होगी तो ऑक्सीजन होगी, और गैस दूसरी कोई कहीं पर काम नहीं आएगी। ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैस यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये आप एक्सपेरिमेंट सेटअप देख रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट में शो किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मतलब ह्यूमन बीइंग है वो CO2 को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाया गया है। लाइम वाटर लेंगे हम, फ्रेश लाइम वाटर लेंगे। जैसे ही फ्रेश लाइम वाटर में सांस खींच करके और आप एयर पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है बच्चों। CO2 लाइम वाटर में जा करके उसको मिल्की बना देता है और कुछ समय के बाद में वो वापस नॉर्मल कलर में आ जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि हम जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? CO2 रिलीज कर रहे हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिया यहाँ पर पिचकारी लिया है, पिचकारी, रबर ट्यूब, और यहाँ पर भी लाइम वाटर है जिसमें ऑलरेडी हमने क्या भरा हुआ है? एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद ए सिरिंज। सिरिंज ले सकते हैं या एयर ले सकते हैं, पिचकारी के द्वारा इसमें डालेंगे तो यहाँ पर मिल्की कलर नहीं होगा। क्यों मिल्की कलर नहीं हुआ? क्योंकि एयर में यहाँ पर CO2 है तो सही पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जबकि सांस के द्वारा आप CO2 रिलीज कर रहे हैं, इसलिए ये मिल्की हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि
CO2 is given out during respiration by the human being. सेटअप में क्या बोला है, एड सम यीस्ट टू फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। आपने फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपने क्या डाल दिया है, ईस्ट डाल दिया। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है। टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए वन होल्ड कॉर्क। यहाँ पर कॉर्क है, इसमें एक होल बना हुआ है, इसको आपने कवर कर दिया टेस्ट ट्यूब को। फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब, dip its free end into a test tube containing freshly prepared lime water। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, बेंट ट्यूब लेकर के दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको दूसरे एंड को फिट कर दिया। अब क्या होगा कि जब फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होकर के CO2 रिलीज होगी। CO2 बेंट ट्यूब के द्वारा कहाँ पर पहुँच गई, लाइम वाटर में जाएगी। अगर ये मिल्की हो रहा है, इससे प्रूव होगा कि इसमें CO2 रिलीज हो रही है। कौन सी प्रोसेस में, फर्मेंटेशन में। एयर टेकन आउट थ्रू द ट्यूब मेक्स लाइम वाटर मिल्की, इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर ऑफ यीस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, हेयर फर्मेंटेशन अकर्स। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया कि फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होती है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना रही है। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं बच्चे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच टू बी ब्रोकन डाउन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हेयर ग्लूकोज इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट एसिड या पायरुवेट में। तो मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज का या कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, उनके 2 मॉलिक्यूल में टूटता है और इससे क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। ये प्रोसेस कहां पर हो रही है बच्चों, देखिए इन साइटोप्लाज्म। मतलब कहने का क्या है कि ग्लूकोज है वो सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। Breakdown of glucose is known as glycolysis and this process takes place in the cytoplasm of the cell। ठीक है, तो ये टूट गया पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड या पायरुवेट है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में 3 तरीके से फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अगर यीस्ट सेल है तो वहां पर ब्रेक डाउन के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। 3 कार्बन कंपाउंड है, आगे जाकर के टूटेगा किसमें, इथेनॉल में। एक 2 कार्बन कंपाउंड है और तीसरा कार्बन है वो रिलीज हो गया किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। तो एक बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो गया, 3 कार्बन थे, इनमें से एक CO2 के रूप में रिलीज हो गया और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है कोई भी बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ईस्ट में ब्रेक डाउन के लिए कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है। पायरुवेट ब्रेक्स इनटू इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये प्रोसेस है ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन कहलाती है। बच्चों आपको ध्यान होगा जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस होती है वो ईस्ट के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा होती है। और ये इथेनॉल है, ऑल्सो नोन एज अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में ये काम आता है। दूसरा देखिए पायरुवेट है वो दूसरे तरीके से क्या कैसे ब्रेक डाउन होगा, इन मसल सेल्स। हमारी मसल्स हैं बच्चों, क्या होता है कि जब आप घर में बहुत आराम कर रहे हैं और अचानक से स्कूल में आ गए और आते ही मॉर्निंग PT लग गई और जो ट्रैक है उसके 4 चक्कर लगवा दिए PT सर या मैडम ने, तो आपके पैरों में मसल्स में क्या आने लगते हैं, जकड़न होने लगती है, दर्द होने लगता है। इसका कारण क्यों है, क्या है, क्यों ऐसा होता है?
इसका बहुत सिंपल कारण है कि क्या होता है कि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जब तेजी से दौड़ेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए मसल्स को एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, परंतु इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारी मसल्स हैं बिना ऑक्सीजन की फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, मतलब पायरुवेट को आगे तोड़ देती है, और उस टूटने की वजह से हमें एनर्जी तो मिलती है, परंतु एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, इसलिए दर्द होता है, जकड़न होती है, कई बार खिंचाव होता है। तो बच्चों आप देखिए कि लैक्टिक एसिड को आजकल बहुत सारी क्रीम आ गई हैं, बहुत सारे स्प्रे आ गए हैं मार्केट में, जैसे मूव है या और कई सारे चीजें आ गई है। इनको लगाने से आप देखेंगे कि जिस जगह पर क्रैम्प आया है, दर्द हो रहा है, जैसे ही स्प्रे डालेंगे या क्रीम लगाएंगे तो वहां पसीना आता है, वो पसीने में क्या चीज निकल रही है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है, और जैसे ही लैक्टिक एसिड बाहर रिलीज हो जाएगा आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर ये पूरी बॉडी में दर्द है तो वो 2-3 दिनों के बाद में लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा, तो आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारी मसल सेल्स हैं ऑक्सीजन लेकर के ब्रेक डाउन करती है फूड का, परंतु इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स ऑल्सो रिस्पायर बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा और आपको मसल क्रैम्प करेंगे। तीसरा तरीका है पायरुविक एसिड का आगे डिवीजन का, ब्रेकडाउन का, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां पर यूज होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लीज रिकॉल माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज व्हाट, वाई माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। हाँ, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी नहीं, एनर्जी का प्रोडक्शन, मतलब जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन यूज करके, और वो ऑक्सीजन है फिर स्टोर होती है एटीपी के रूप में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हम पावर हाउस, पावर पॉइंट ऑफ द सेल कहते हैं। और क्या किस चीज में टूटेगा वो, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये चीजें आप फ्लो चार्ट में सारा आप ये खाका पढ़ चुके हैं बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में टूटता है तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसके बाद में पायरुविक एसिड है, जब बिना ऑक्सीजन के यीस्ट में आगे ब्रेक डाउन होता है तो इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी में टूटता है। अवर मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलती तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में टूटता है। तो अब आप समझ सकते हैं दो जगह पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है जबकि एक जगह पर ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो यहाँ दो तरीके के रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो तरीके के रेस्पिरेशन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन का यूज हो रहा है या ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, एंड प्रोडक्ट किस क्या बनेंगे, एंड प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड, और आगे इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी यीस्ट में, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, और नॉर्मल सेल्स में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझी हैं बच्चों। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट कंक्लूजन निकाला हमने, अगर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन यूज होगी तो उसको एरोबिक।
तो एन का मतलब नहीं और एरोबिक का मतलब एयर, एयर मीन्स यहां पर ऑक्सीजन। anaerobic respiration, it is the respiration in the absence of air means oxygen, it releases less energy। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है तो लेस एनर्जी मिलेगी। इन yeast the pyruvate is converted into ethanol and CO2, it occurs during fermentation। ये इसको आप पायरुवेट इथेनॉल और CO2 में बदल रहा है तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। समटाइम्स व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स द पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। अभी मैंने बताया मसल क्रैम्प कर जाते हैं। हाँ जी, जब ये नो ऑक्सीजन होती है दोनों में, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स से ग्लूकोज नहीं है। बेटा ग्लूकोज है वो तो 6 कार्बन का है, 6 कार्बन से वो टूटा दो मॉलिक्यूल में, तीन तीन के 2 मॉलिक्यूल में, मतलब सी 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 एक बन गया, फिर दूसरा सी सी सी, तो 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ये आगे पायरुविक एसिड अगर यीस्ट में ये प्रोसेस हो रही है तो आगे टूटेगा 2 कार्बन में, सी सी के इथेनॉल में। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, C2H5OH। ठीक है, तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है। लैक्टिक एसिड में 3 है। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है इसलिए लेस एनर्जी मिलती है। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, तीनों बॉन्ड हैं वो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तीनों CO2 हैं वो रिलीज हो जाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। जी, अभी कोई बच्चा नाम बताए और पढ़े बेटा। सर हाँ सर हाँ जी, सर जो ये नो ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हुई है विदाउट ऑक्सीजन में, तो सर इसमें CO2 भी हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक्सहेल कर देगा, एनर्जी भी वो यूटिलाइज कर लेगा। हाँ। तो सर इथेनॉल का क्या काम होगा? इथेनॉल बेटा बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, वो यूज नहीं कर रहे, वो तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है, वो रिलीज हो गया। उसको तो यीस्ट का जो उद्देश्य है ये फर्मेंटेशन का वो क्या है, एनर्जी। आपकी बॉडी से CO2 रिलीज हो रही है तो उसका यूज तो हम नहीं कर रहे ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो रिलीज हो गया, CO2 रिलीज हो गया। हमारा तो जो टारगेट है वो क्या है, एनर्जी है। अभी मैंने बताया हमारा जो रेस्पिरेशन का मतलब ही एनर्जी रिलीज करना है, और वो एनर्जी रिलीज कब होगी, ग्लूकोज के टूटने से या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के टूटने से। ठीक है, तो इथेनॉल, ऑर्गेनिज्म है इथेनॉल हमने यूज कर लिया, प्लीज प्लीज, इथेनॉल हमने यूज कर लिया, बाकी यीस्ट के लिए तो उसका कोई यूज नहीं, वो बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रहा है ना। ओके सर। और बोलिए, कोई डाउट है तो बच्चों बिल्कुल आप डिस्कस करिए, किसी तरीके का कोई डाउट है तो जरूर बातें करें। मैंने अभी आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये एनारोबिक में तो ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, जबकि एरोबिक का में ऑक्सीजन का यूज होगा। इट इज द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन, इट रिलीजेज मच एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हेयर पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इन यूजिंग ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, गिविंग 3 CO2 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। मतलब 3 कार्बन के कंपाउंड हैं तो तीनों का कार्बन है वो ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 CO2 बनेंगे और वाटर रिलीज होगा और मच मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अब आप बात करेंगे ये आगे फर्दर डिवीजन, यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, O2 का यूटिलाइजेशन करेगा और यूटिलाइजेशन करके आगे यहाँ पर पायरुवेट में बदलेगा और पायरुवेट से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंटर करके और पायरुविक एसिड है वो भी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 प्लस H2O में, और यहाँ बनेगी ATP। जी सुनिए आप क्या बोल रहा है वो,
एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। रेस्पिरेशन अभी गैसियस एक्सचेंज मत बोलिए। सेल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। तो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड इमीडिएटली टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ तुरंत ही ब्रेक डाउन होते ही वो एटीपी सिंथेसिस करने में यूज कर लिए जाती है एनर्जी। इसको एटीपी को क्या बोल रहे हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कैसे बनेगा ये एटीपी? एडीपी सेल के अंदर है प्लस फॉस्फेट भी सेल के अंदर है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत होगी? एटीपी बनाने के लिए एनर्जी की। एडीपी को यहां पर फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आ रही है? इसके ब्रेकडाउन से। और इस तरीके से एडीपी, ये देखिए बॉन्ड बन गया और तैयार हो गया एटीपी। और ये एटीपी फिर यूज होगा सेल में आगे फर्दर एक्टिविटीज के। एटीपी इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर सेलुलर एक्टिविटीज। ये एनर्जी देने का काम करता है सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ये बॉन्ड बना था जब फूड ब्रेक हो रहा था। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो सेल को कितनी एनर्जी देगा? 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। इट ड्राइव्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन सेल। ये कहाँ होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा। ए बैटरी इज यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी सबके लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन देगा बच्चों? यहाँ एटीपी देगा। एटीपी है वो टूट जाएगा और जो टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी है वो फिर हमारी सेलुलर या बॉडी की एक्टिविटीज में काम आएगा। ओके, अभी कोई दूसरा बच्चा अपना नाम पुकारे और पढ़े बेटा, ये जल्दी से कर। हाँ जी, प्रीति। प्रीति आप स्टार्ट करिए, साक्षी का भी नंबर आएगा। Gas exchange in plants. It occurs through stomata. Here CO2 and O2 are exchanged by diffusion. The large intercellular space in leaves help the cells in contact with air. During day, CO2 formed by respiration is used for photosynthesis. So CO2 is not released but O2 is released. At night, photosynthesis does not occur, so CO2 is released out but oxygen is not released. हाँ सुनिए बच्चों देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज की जा रही है ये बता दीजिए। अभी हमने पढ़ा जस्ट ऑक्सीजन यूज की जा रही है। ऑक्सीजन यूज की जाएगी क्यों? एरोबिक रेस्पिरेशन है, अधिकतर ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब जब ऑक्सीजन यूज हो रही है फूड के ब्रेक डाउन करने के लिए तो ऑक्सीजन कहीं से लेनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ये प्लांट की बात करें क्योंकि प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये प्लांट ऑक्सीजन को कहाँ से लेंगे? अगर रूट है तो रूट हेयर्स के द्वारा लिए जाएंगे। अगर स्टेम है तो लेंटिकल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। और लीफ है तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से, और जाएगी स्टोमेटा के द्वारा। बच्चों स्टोमेटा हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा है, उनके दो ही काम है, एक तो ट्रांसपिरेशन और दूसरा गैसियस एक्सचेंज। तो अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के द्वारा लिए तो ये क्या करेंगे? स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। जनरली ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो दिन के समय तो उनको ऑक्सीजन ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के द्वारा वहीं बन रही है, तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्या लेते हैं वो दिन के समय? CO2 लेते हैं। रेस्पिरेशन में वो O2 ही यूज करते हैं, परंतु ये O2 खुद की यूज कर ली जाती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में बनती है। और रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसलिए ये क्या करेंगे? रात के समय प्लांट है वो रेस्पिरेशन में O2 बाहर से लेकर के
और CO2 रिलीज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज है यहाँ पर दिखाया गया है, ये अभी बच्चे ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़िए, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। Gas exchange in animals. Aquatic animals breathe dissolved oxygen in water. In fishes, respiratory organ is gills with gill slits behind their eyes. They may be covered by operculum. During breathing, fishes open and close mouth and gill slits in a coordinated manner and timing. They take in water through mouth and pumps over the gill. From the gills, dissolved O2 is taken up by the blood. The amount of dissolved O2 is lower than that in the air, so the rate of breathing in aquatic organisms is faster than the terrestrial organisms. जी, अब आप देख लीजिए, प्लांट में तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। अगर रूट है तो रूट हेयर्स के द्वारा मिलेगी, स्टेम है तो लेंटिकल्स के द्वारा। ये नोट भी कर लेना बच्चों, रूट में रूट हेयर्स के द्वारा एक्सचेंज होता है, स्टेम में लेंटिकल्स के द्वारा होगा, और लीव्स और यंगर पार्ट्स हैं वहाँ स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन लेते हैं या फोटोसिंथेसिस हो रही है तो CO2 लेते हैं। और एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, फिशेज में गिल्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ये गिल्स हैं, गिल्स क्या है कि गिल्स के ऊपर कवरिंग भी हो सकती है। कई सारी फिशेज ऐसी हो है जिनके ऊपर ये कवर नहीं होता, ओपरकुलम नहीं पाया जाता। तो ओपरकुलम नहीं मिल रहा है तो वो फिशेज भी आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं बच्चों, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिशेज। बोनी फिशेज में ओपरकुलम पाया जाता है, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है उनमें ओपरकुलम नहीं मिलता। मैटर हमारा ओपरकुलम मिलना या नहीं मिलना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है वो गिल्स है। तो इस तरीके से ये गलफड़े आप देख पा रहे हैं, गिल्स देख पा रहे हैं, ये मुंह से पानी लेती है, वाटर फ्लोज इन थ्रू माउथ, पानी है वो माउथ से जाएगा और ये गिल्स के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे क्योंकि पानी में डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है, ये गिल्स के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन चली जाएगी गिल्स में और CO2 आ जाएगी। और बस यही बात बताई गई है। तो जो एनिमल्स हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन उनको चाहिए सेल के अंदर, तो ऑक्सीजन लेने के लिए कौन से ऑर्गन्स बचे हैं, मतलब पाए जाते हैं इनमें, वो है गिल्स, फिशेज में गिल्स। दूसरे देखिए यहाँ पर ये आप इंसेक्ट देख पा रहे हैं, इंसेक्ट में स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं। इनमें आप यहाँ देख पाएंगे कि छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। तो हर पार्ट से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसलिए बच्चों कई बार ऐसा होता है कि अगर तिलचट्टा है या कॉकरोच है, उसकी गर्दन भी काट दी जाए तो भी वो जीवित रहता है, क्योंकि उसके हर सेगमेंट में स्पाइरेकल पाए जाते हैं और वो एक्सचेंज कर पाते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क मिलता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो ट्रैकिया पाया जाता है, इसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। या है बच्चा, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, फिर आपके एक बच्चे को आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो बच्चों क्या है कि आपकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की, अगर दूसरे को सुनाई दे रही है तो हाँ। और नेटवर्क है बच्चों, मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर नेट कमजोर आ रहा है तो वो भी क्लियर नहीं है जी। तो बच्चों क्या है कि जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया पहली बात तो क्या है कि अंदर होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर बाहर रहेगा तो जहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि कभी गर्म एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कभी एयर बहुत ठंडी होती है। तो उससे बचाने के लिए बॉडी के अंदर होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दूसरी बात है कि एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सरफेस एरिया यहाँ आप देख पा रहे हैं, पूरी बॉडी में स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। यहाँ आपकी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं और बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं।
वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्सचेंज एरिया है, सरफेस एरिया है, वो मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर होने से डिफ्यूजन है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात करी। सबसे पहले रेस्पिरेशन का मीनिंग समझा बच्चों। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल मीनिंग है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी दो टाइप में बांटा है। अगर वो ईस्ट में हो रहा है तो फर्मेंटेशन बोलते हैं, और जब मसल सेल्स में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है वो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी है। दो टाइप के रेस्पिरेशन हमने पढ़े। धरती पर अधिकतर ऑर्गेनिज्म है एरोबिक होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कम होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट या कुछ पैरासाइट है, बाकी सभी एरोबिक होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके साथ में ही हमने बात करी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी? बाहर से लेनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ेगी। तो एटमॉस्फेयर से लेने के लिए एक्सचेंज सरफेस होती है। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज सरफेस क्या होती है, एरिया क्या होते हैं? रूट में रूट हेयर, स्टेम में लेंटिकल्स, और लीव्स में स्टोमेटा। इसके साथ में ही एनिमल्स में जो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, फिशेज में गिल्स हैं, इंसेक्ट में ट्रेकिया है। इसके साथ में ही ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? लंग्स है। तो रेस्पिरेटरी एरिया है वो क्या होना चाहिए? ये कंडीशन भी हमने पढ़ी। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और साथ में ही मॉइस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी बच्चों। अगले डिस्कशन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं अपने लिए, अपने वेलफेयर के लिए। तो आप लोगों के बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको कोई बात पूछनी है तो बात करिए, नहीं तो मीटिंग बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।